हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है वो मई जून 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने जो है जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। तो आप ज़रूर से उस तीनों वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे। उसके अलावा जो है आप इस मैगज़ीन को जो है फिजिकल फॉर्म में खरीद लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है। इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसी में से रिवाइज़ करेंगे, उतना आपके करंट अफेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है। और मैं एक चीज़ और कहूँ कि मैगज़ीन कभी भी न्यूज़पेपर का विकल्प नहीं होती है। ये तो एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं कह सकते आप इसको, सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक तरीके से आपके लिए रेफरेंस है कि जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट वो मैगज़ीन तो कवर करें, ताकि उनको मेन जो बातें हैं वो ध्यान में रहे। ठीक है। तो आप ज़रूर से इस मैगज़ीन को खरीद लीजिएगा और इसी मैगज़ीन में आप अपने नोट्स बनाइए और इसी में से आप रिवाइज़ कीजिए। सेपरेटली आप अपना नोट्स बना करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस मैगज़ीन को फिजिकल फॉर्म में खरीद लीजिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आज जो है हमको इस मैगज़ीन के अंदर परियोजनाओं से स्टार्ट करना था। परियोजनाएं यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट के बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हमको आज पढ़ना है। तो पहला प्रोजेक्ट जो है वो है रोपेक्स जेटी परियोजना। अब देखिए, ये परियोजना हालांकि है तो उड़ीसा गवर्नमेंट की, मतलब उड़ीसा के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है उड़ीसा में, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये जो है आपके सागरमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है और सागरमाला प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर से पढ़ना है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको ब्लू इकोनॉमी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ब्लू इकोनॉमी उसके अंदर पढ़ना है, तो ये उसका पार्ट है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रोपेक्स जेटी परियोजना, जेटी का मतलब या फेरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह बोट के द्वारा या शिप्स के द्वारा ले करके जाना। यानी कि जब समुद्री रास्ता या पानी का जो रास्ता होता है उसके द्वारा जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो जेटी या फेरी सर्विसेज कहलाती हैं। तो अब ये जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय जो है, उसने सागरमाला पहल के तहत जो है उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट के दो प्लेसेस हैं जो धर्मा नदी के ऊपर सिचुएटेड है, उनको इन्होंने इस स्पेशल जेटी सर्विसेज के साथ में जोड़ा है। जैसे इसको मैं दूसरे डायग्राम में आपको बताती हूँ। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक दिख रहा है आपको केंद्रापाड़ा, ये जिला है एक उड़ीसा का, और नीचे आप एक दूसरा जिला देखेंगे जिसका नाम है भद्रक। इन भद्रक और केंद्रापाड़ा जिले के अंदर 2 जगह हैं, एक है किनाली और एक है तलछुआ। इन किनाली और तलछुआ जो जगह है ये धर्मा नदी के ऊपर पड़ती हैं और इनको जो है यहाँ पर ये रोल ऑन एंड रोल ऑफ पैसेंजर जो सर्विस है, जेटी सर्विस है, इसको यहाँ पर जो है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। उससे होगा क्या कि ये जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से इन दोनों जगहों पर जाने का जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे की बजाय 1 घंटे का हो जाएगा। यानी बाय रोड जाते हैं तो 6 आवर्स लगते हैं और बाय आप वाटरवेज से जाएंगे तो आपको सिर्फ 1 आवर ही लगेगा। तो ये हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब सागरमाला प्रोजेक्ट की बात आई है तो हम एक चीज़ और ध्यान दे लेते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो क्यों बनाया गया है? देखिए, आप जानते हैं जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था तो आपको पता होना चाहिए मुग़लों के समय वो आए थे। मुग़लों के टाइम में सबसे उनकी जो नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो लोग, उनके पास में नेवल शिप्स थे ही नहीं, नेवी उनके पास में थी ही नहीं। ठीक है। उन्होंने समुद्र भी जो है अकबर ने जब देखा था तो वो एक बार मेस्मराइज्ड हो गया था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत पे राज किया तो किसके द्वारा? जो हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, कितनी कोस्ट लाइन है हमारी? आप जानते हैं 7500 से ज़्यादा हमारे कोस्ट लाइन है। उस कोस्ट लाइन पर कब्ज़ा करके ही इसके ऊपर जो है शासन किया गया और जितना भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो सिर्फ कोस्ट लाइन के माध्यम से ही किया जाता था। तो यही चीज़ जो है भारत सरकार ने भी देखी और हमारे जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर इन्होंने CEZ, आपने SEZ का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी की तर्ज पर सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत CEZ बनाने की बात की जाती है, यानी कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की जाती है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं यानी कि बंदरगाह हैं, उनका डेवलपमेंट आधुनिक लेवल पे करने की, यानी कि उनका मॉडर्नाइजेशन करने की बात जो है वो भी सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कही जाती है। फिर हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, जिसके अंतर्गत हमको जो हमारे सीज़ हैं और जो हमारे समुद्र हैं या हमारी जो नदियां हैं उनको एक तरीके से जोड़ने की बात की जाती है, यानी कि कनेक्टिविटी की बात की जाती है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो कही गई है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई CEZ बनाया जाएगा, पोर्ट डेवलपमेंट किया जाएगा, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, पोर्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रीज़ पोर्ट्स के पास में लगाई जाए ताकि जो है सामान का आवागमन जो है वो सस्ता हो जाए।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब आप लोगों के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, अगर कोई लिखना चाहे तो कि आप लिखेंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है या सागरमाला परियोजनाएं क्या हैं, भारत के लिए इसके आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं। ठीक है, आप फिर से सुन लीजिए कि सागरमाला परियोजनाएं क्या है और भारत के लिए इसके आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं। इसके ऊपर जो है आप एक उत्तर तैयार कीजिए जो कि लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए या 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर है, बाकी इसमें जो मैंने चीज़ें बताई है वही चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं नदी का नाम बता दिया था जिसमें धामरा लिखा है। धर्मा या धामरा जो भी ये नदी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा के अंदर ये नदी जो है इसके ऊपर जो है इसको बनाया जाएगा। फिर है इटली का भारत में मेगा फूड पार्क। तो इटली जो है वो भारत के अंदर जो है आपका अपना पहला जो है मेगा फूड पार्क जो है उसको स्थापित करेगा। तो मेगा फूड पार्क पहली चीज़ क्या होती है कि जहाँ पर फूड की प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आलू होता है तो आलू के चिप्स बनाना, टोमेटो जो होता है उसका सॉसेस बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो होता है फूड का प्रोसेसिंग होता है। फूड प्रोसेसिंग हमारे भारत की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो फूड होता है वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि कई बार हमारे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि हमारे यहाँ पर वेयर हाउस नहीं है, गोदाम नहीं है जहाँ पर कि हम अनाज को रख सकें। ठीक है, तो उसके कारण जो है अनाज काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। तो उस पैदावार का क्या फ़ायदा जो कि आपका वेस्ट हो जाए, तो उसको वेस्ट से बचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं उनको स्थापित किया जाएगा। जैसे राजस्थान में 2 फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। अब ये जो मेगा फूड पार्क है इसके अंदर भी जो है क्या बनाया जाएगा, एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं सहित पहली बार मेगा फूड पार्क जो है उसकी परियोजना की शुरुआत भारत में की जाएगी इटली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन, अभियान और अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हुई हैं। सबसे पहला है गोवा समुद्री संगोष्ठी 2021, यानी कि गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2021। ये देखिए गोवा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था और इसका थीम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि 13 जो हिंद महासागर के जो 13 देश हैं उनके जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, आपको मैप का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे भारत है, बांग्लादेश है, कोमोरोस है, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, ये सारी चीज़ें जो है इनको आप लोकेट कीजिएगा मैप पे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से देश जो है वो कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ और, मैपिंग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप के ऊपर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी की मैपिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का जो उसको बेनिफिट है आरएस के अंदर और आईएएस के अंदर तो इससे भी ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस जो है उसका लाभ जो है उसको मिलता है। अब 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ जाते हैं मैप पे और अदर क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली सॉल्व होते हैं। तो अगर आपके पास एटलस या फिर जो है कहते हैं एक जो बड़ा मैप होता है उसको आप दीवार पे लगा के रखिए, हमेशा जो ऐसी लोकेशंस होती है उनको आप लोकेट करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। तो देखिए जो ऑपरेशन सेतु समुद्र सेकंड है, ये पहले जो है पिछले साल जब चलाया गया था तो ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत था। तो वंदे भारत मिशन में जो है एक तो समुद्री माध्यम से और एक जो है हवाई माध्यम से जितने भी भारतीय लोग हैं जो कोविड के कारण जो है फंसे हुए थे उनको लाने का जो है भारत वापस लेकर के उनको आया गया था। तो उसमें जो ये जो था आपका फर्स्ट वाला जो था ऑपरेशन सेतु समुद्र जो था, सेतु समुद्र फर्स्ट जो था उसके तहत जो है लोगों को जो है अपने घर की तरफ वापस लेकर के आए थे। और जो सेकंड अभी इसको लॉन्च किया है ऑपरेशन सेतु समुद्र सेकंड जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर हमारे यहाँ के जितने भी जो है देखिए यहाँ पे जो 7 भारतीय नौसैनिक जो जहाज़ हैं उनको लगाया गया है ताकि वो जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो है उनके कंसनट्रेटर्स को जो है भारत में ला सके, यानी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का संबंध जो है वो किससे है। ठीक है, जैसे पिछली बार का क्वेश्चन हमने देखा था इंपॉर्टेंट कि वंदे भारत मिशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्या मतलब होता है, तो उसी तरीके से ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 जो है वो संपन्न हुआ है अरब सागर में। तो देखिए ये जो कुछ नाम होते हैं ना उनको हमको याद रखना चाहिए। खंजर एक्सरसाइज है, वरुण है और गरुड़ एक्सरसाइज है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आरएस में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है ये एक्सरसाइज जो है ये अभ्यास जो है वो किन 2 देशों के बीच में हुआ है। तो अभी देखिए कि अभी अभ्यास का नाम है वरुण 2021। ये जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में जो है वो कराया गया है। और बाकी ये जो
चीज़ें हैं वो काम की नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है, सॉरी, किनके बीच में जो एक्सरसाइज जो है वो की गई है। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। अच्छा, मैं पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ। अब जैसे इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें हैं, एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि आपने मतलब वहाँ पर किसका, अगर कोई एकदम स्पेसिफिक हो, जैसे मान लो राफेल का पहली बार प्रक्षेपण भारत में किया गया हो या उसका टेस्टिंग किया गया हो, तो पूछ लेगा कि कहाँ से टेस्टिंग किया है। या अगर मान लो कोई ऐसी मिसाइल है जिसका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में परीक्षण किया गया हो, तो RS या जो हमारे RPSC के एग्जाम में वहाँ वो पूछ लेगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। जैसे अब यहाँ पर लिखा है कि भारतीय नौसेना की ओर से INS कोलकाता, INS तरकश, INS तलवार और चेतक हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में भाग लिया, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो आप इसको यहाँ ऐसे कट लगा दीजिए कि इसको नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये अंडरलाइन है आपका वरुण। वरुण मीन्स अंडरलाइन करो कि ये जो अभ्यास है किसके बीच में, तो फ्रांस और भारत के बीच में। बस ये तरीका होता है पढ़ने का। फिर नेक्स्ट देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। अब ये जो खंजर अभ्यास है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अभ्यास जो है आपका भारत और किर्गिस्तान के जो विशेष बल हैं उनके द्वारा आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित रहा है ये अभ्यास, और इसका आयोजन अभी किया गया था हाल ही में अप्रैल के अंदर। तो आपसे पूछ लेगा खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किसके साथ में किया गया, तो के से खंजर है और के से किर्गिस्तान है, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना। तो शांतिर ओग्रोशेना जो है, इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है शांति का फ्रंट रनर, ठीक है। और ये अभ्यास जो है आपके बांग्लादेश और भारत के साथ में जो है वो किया गया है, ठीक है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये भी मैंने आपको बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको बंगबंधु कहा जाता था, फादर ऑफ बांग्लादेश वही हैं। उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए जो है और मुक्ति के 50 वर्ष के गौरवशाली अवसर पर जो है ये अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है। मुक्ति का मतलब क्या है, जब पाकिस्तान से इसको आज़ादी मिली थी, किसको, बांग्लादेश को, तो उसको मनाने के लिए ही इसको किया गया है। तो अब इसका और क्या है कि इस अभ्यास का जो विषय है वो मजबूत शांति संचालन यानी रोब्यूस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन रहा था। और यह अभ्यास जो है वो डोगरा रेजिमेंट के 30, अब ये छोड़िए कौन टुकड़ियों के इनके नाम याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ में इस अभ्यास को किया गया है। फिर है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है ये आपके भारत और अमेरिका के बीच में जो विशेष बल हैं उनके बीच में 11वां वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में जो है इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विशेष बलों के द्वारा किया गया है, यानी कि नेवी, आर्मी और उनके जो विशेष जो बल होते हैं ना उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब वज्र प्रहार पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये अमेरिका और भारत के बीच में एक अभ्यास रहा है, ठीक है, संयुक्त अभ्यास रहा है। और कहाँ पर इसका संचालन किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसको जो है किया गया था। फिर नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है 3 बैंडेड रोज फिंच, ठीक है। 3 बैंडेड रोज फिंच ये क्या है, तो देखिए ये जो है आपकी एक बर्ड है और इस बर्ड को अरुणाचल प्रदेश में फाइंड आउट किया गया है। और ये हमारे जो बर्ड की पूरी लिस्ट है उसकी प्रजाति में 1340वीं जो बर्ड है वो ये है। अगर कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जो है स्टेटमेंट वाइज इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़ तो है 3 बैंडेड रोज फिंच, इसके ऊपर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार बर्ड है या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये बर्ड है। दूसरी चीज़ इसको 1340वीं जो है आपकी प्रजाति जो है वो घोषित किया गया है। चौथी चीज़ ये है कि ये दक्षिणी चीन और भूटान में पाई जाती है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको देखा गया है, ठीक है। और फिर तो भले आप इसकी प्रजाति याद रखना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी कोई विशेष नहीं है। जो आपके फ्रिंजले जो परिवार है, फैमिली है, उससे संबंधित ये प्रजाति है। सो आप लोग देख सकते हैं ये है जो आपकी जो ये 3 बैंडेड रोज फिंच है, ये इसी बर्ड को कहा गया है। तो बर्ड तो काफ़ी खूबसूरत है तो इसलिए ध्यान रहेगी। सो ये है आपकी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है एक सोसाइटी है, उसके द्वारा जो ये साइंटिस्ट है वो बर्ड्स वगैरह को जो है ट्रैक करते रहते हैं, तो उनके द्वारा इसको डिक्लेयर अभी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्बोली क्षेत्र जो है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसको जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल यानी हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। इससे पहले भी कई सारी जो है विरासत स्थल जो है महाराष्ट्र में घोषित किए गए हैं। तो ये जो है आपके वेस्टर्न घाट्स जो है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं
महेंद्रगिरी में उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको प्रस्तावित किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको ये पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस एरिया को कहा जाता है जिसको कि प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है जैव विविधता वो बहुत अच्छी तरीके से है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही मतलब कहते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, और उसके तहत जो है ऐसी साइट्स को जो है प्रोटेक्टेड स्टेट या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड या फिर सरकार जो है उस पर विशेष ध्यान दे करके उसको जो है कम से कम मानवीय जो है उसमें क्या कहते हैं इंटरप्शन जो है उसको रोक सके। अब जैसे जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका कोर एरिया, एक होता है उसका बफर एरिया और एक होता है उसका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जो कोर एरिया होता है वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो आपका बफर एरिया होता है वहाँ पर जो है जो ट्राइब्स वगैरह होती हैं उनको जाने की इजाज़त होती है। और जो आपका ये ट्रांजिशन वाला जो इसका एरिया होता है या इसको क्या कहते हैं जो बाहर का इसका आउटर कोर होता है वहाँ पर जो है आप रिसर्च वगैरह के लिए या फिर जो है टूरिज़्म के लिए जो है इसको यूज़ में ले सकते हैं। बाकी जो कोर एरिया होता है उसको फुली प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अब उड़ीसा के अंदर जो है दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का कौन सा था? तो पहला था सिम्पलीपाल, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के फेवरेट हैं, यूपीएससी पूछती है हर बार कि भाई सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा के अंदर है। अब पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो हमारे पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 686 हैं, हाँ 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है इनको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज़ ये तो मैं आपको जो है अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो मैंने वहाँ पर भी जो है इसको बताया था कि डेल्टा और कप्पा नाम से जो है हमारे भारत के अंदर कोरोना के 2 वेरिएंट्स जो है वो पाए गए हैं। वेरिएंट्स का मतलब ये है कि उन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है, जो वायरस होता है उसने अपना स्वरूप चेंज किया है और उसके पहले केसेस अगर भारत में मिले हैं तो कहा जाएगा कि उसका वेरिएंट जो है वो भारत में पाया गया है। तो WHO ने 2 वेरिएंट यहाँ पर पाए हैं जिसका नाम है B16111 और B16172, ठीक है। इनका नाम रखा है इन्होंने डेल्टा वेरिएंट और दूसरे का नाम रखा है कप्पा वेरिएंट, ठीक है। तो इसके ऊपर भारत ने काफ़ी आपत्ति भी जताई थी कि भाई ये जो दोनों वेरिएंट है वो भारत के नाम पर मतलब उसको जो है यहाँ पर इसके कोई भी पेशेंट नहीं है, तो इस तरीके से ना आपत्ति जताई थी। लेकिन फिर भी जो है WHO ने ये वेरिएंट जो है उसका कहा है कि भारत में ही जो है इसको ये मिले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि मंगल ग्रह जो है आपका मार्स जो है वहाँ पर जो वायुमंडल है यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसका, वहाँ पर जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है उससे इन्होंने ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नासा ने वहाँ पर जो है एक रोवर भेजा था, परसिवरेंस रोवर जो है, मंगलयान परसिवरेंस रोवर ने जो है मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी जो है वो हासिल करी है। और उसमें एक उपकरण है जिसका नाम है मॉक्सी। तो ये मॉक्सी जो उपकरण है जिसका नाम है मॉक्सी द मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हो सकता है इसका नाम आपसे, हालांकि ऐसी चीज़ें ना यूपीएससी ज़्यादा पूछता है, आरपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्या हो सकता है इनका भी दिमाग फिर जाए कभी। तो जो है ये मॉक्सी नाम की जो चीज़ है ये क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का जो मैकेनिज़्म है परसिवरेंस रोवर में उसको कहा गया है, ठीक है। तो अब ये कितने घंटे में कितना क्या बनाता है ये हमारे काम का नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। अब मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं। अब लगभग ये जो टॉपिक है आपका ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे। तो देखिए चक्रवात यास, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था। तो देखते हैं, देखिए 2021 के अंत में चक्रवात यानी साइक्लोन जो है वो यास उड़ीसा में बालासोर के दक्षिण में उसने दस्तक दी है। इससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और जो है उस एरिया को इसने प्रभावित किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 1000 करोड़ की सहायता राशि जो है वो उसकी घोषणा की गई है। तो देखिए साइक्लोन्स जो होते हैं उनका नामकरण जो होता है वो
जो हमारे जो क्या कहते हैं उसको इंडियन ओशन और जो बे ऑफ बंगाल के जो रिम कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ही इसका नामकरण किया जाता है। और नाम क्यों करते हैं, ये नेमिंग क्यों करते हैं, नेम करने का क्या रीज़न है? तो नेम देने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम किसी साइक्लोन को जो उसको दोनों जगहों को या कई जगहों को अफेक्ट कर रहा है, अगर उसको नाम दे दिया जाएगा तो उसके बारे में जो है इंटरेक्ट करने में या आपसी बातचीत करने में जो है ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, यानी कि सभी लोग जो है एक कॉमन नाम दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको पहचानने में या बात करने में जो है कम्युनिकेशन में जो है आसानी हो जाती है। जैसे कि अभी देखिए ये जो इसका नाम है, जिसका नाम है चक्रवात यास, तो ये जो यास नाम है ये आपका ओमान के द्वारा जो है वो दिया गया है। अच्छा, साइक्लोन को तभी नामकरण दिया जाता है जब उसकी स्पीड जो है 34 नॉटिकल माइल्स जो होती है उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा जब उसकी स्पीड होती है तभी उसका जो है नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है इसका यास का मतलब होता है एक वृक्ष यानी कि एक ट्री। मैंने कहीं देखा था, शायद एनटीपीसी के किसी एग्ज़ाम में था कि किसी साइक्लोन का नाम जो है उसका मतलब पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे उस समय शायद अम्फान था, अम्फान का जो है मीनिंग पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट जो इन्होंने कहा है कि जो है ये क्या कहते हैं, जो यास है उसका मतलब होता है जैस्मीन यानी फ्लावर। और यास के बाद जो अगला चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम गुलाब रखा जा सकता है जो कि पाकिस्तान रखेगा, जबकि इसके बाद के चक्रवात का नाम शाहीन हो सकता है जिसे कतर के द्वारा सुझाया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक और तूफान हमने फेस किया जिसका नाम था ताउते। ये तूफान जो है ये इसका नामकरण जो है म्यांमार ने किया था और इसका मतलब होता है गेको, जो एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली होती है। ठीक है, और ये जो है अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान था और ताउते विगत 23 वर्षों में गुजरात से टकराने वाला दूसरा अत्यंत गंभीर जो है वो चक्रवाती तूफान रहा है। ठीक है, उसका असर यहाँ पर भी था, हमारे राजस्थान साइड में भी। तो अब देखिए, विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देश जो है वो चक्रवातों को नाम देते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्ण कटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनको कवर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 जो देश हैं ये हैं कौन कौन से, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये हमारे जो इंडियन ओशन है या अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है तो इसके अंतर्गत आने वाले ये सारे देश हैं, तो इनको ही जो है ये नामकरण का कार्य जो है वो करना होता है। वर्ष 2020 में जारी की गई नई सूची में 13 सदस्य देशों के लिए प्रत्येक चक्रवात के 13 नाम शामिल थे, जिनकी अभी कितने नाम शामिल थे ये तो छोड़िए और ये भी नहीं याद करना है, बस इतना पता होना चाहिए, ये थोड़ी जनरल नॉलेज है। फिर नेक्स्ट है ये जो है विश्व की सबसे पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद, यानी कि जो आपका क्या कहें इसको, स्वच्छता उत्पाद को क्या कहते हैं, स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकियास जो सीरीज़ है उसको अभी डेवलप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि ड्यूरोकिया सीरीज़ क्या है। तो देखिए ये जो है सबसे पहली चीज़ इसको IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। ठीक है, अब ये जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हर चीज़ में काम आएगी। जैसे आपके सैनिटाइज़र हैं, ठीक है, उसके अलावा मास्क हैं और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो जो वायरसेस को दूर करते हैं, उन सब के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें जो है कीटाणुओं को मारने की जो क्षमता है वो जो है 99% है। ठीक है, और इन 99% जो कीटाणु इनको तत्काल ये जो है मार देती है। और अगले धोने की जो अवधि होती है उसके 35 दिनों तक लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षात्मक नैनो स्केल कोटिंग को जो है ये पीछे छोड़ देती है, मतलब इस तरीके का इसका कोटिंग है। और ड्यूरोकिया का अद्वितीय गुण कीटाणुओं को तत्काल मारना 60 सेकंड के भीतर और लंबे समय तक संरक्षण है, जो इस मौजूदा महामारी की स्थिति में बहुत ही अधिक जो है वो ज़रूरी है। और ये जो है काफ़ी अफोर्डेबल भी है, इसका जो है 189 रुपीज़ में ये अवेलेबल होगी। तो देखिए ये किया बायोटेक जो है उसके द्वारा इसको वो बनाया गया है और IIT हैदराबाद जो है उसके द्वारा ये इसकी ये पहल है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा राग मैत्री। तो देखिए ये राग मैत्री क्या है, तो देखिए बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग मैत्री की जो है वो रचना की है। इन्होंने ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के सामने जो है इसकी प्रस्तुति जो है वो दी थी। और ये इसकी ऐतिहासिक भारत और बांग्लादेश की ऐतिहासिक मित्रता के तत्वों को जो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि राग मैत्री क्या है। फिर अब हम आज चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर।
तो अब राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसमें पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है केंद्र ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की निधि की घोषणा जो है वो की है। यानी 10 लाख रुपए तक जो है बच्चों को दिए जाएंगे, हर बच्चे के लिए 10 लाख रुपए अलॉट किए जाएंगे, जो कि इस पे जो कि है पीएम केयर्स जो है उससे उस बच्चे को दिए जाएंगे जो कि जिसके माता पिता कोविड के कारण नहीं रहे। तो इन उपायों में जो देखिए मुफ्त शिक्षा, प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख का कोष बनाना शामिल है, जो उन्हें 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो है वो दिया जाएगा। तो बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस कोष का 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने के लिए जो है उपयोग किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त रूप में जो है ये राशि दी जाएगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में जो है वो प्रवेश दिलाया जाएगा। 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय में जो है वो प्रवेश दिलवाया जाएगा। पीएम केयर्स जो है पाठ्यपुस्तक, नोटबुक आदि पर होने वाला खर्च जो है उसका भी भुगतान करेगा। और मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन बच्चे को अगर लेनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो उसमें भी उसको जो है वो सहायता दी जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान जो है वो पीएम केयर्स के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना यानी PMJAY के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर जो है वो भी होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं न्यूज़। EY अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये अर्नेस्ट और यंग के द्वारा जो है एक संस्था है, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्सेस के बारे में यूपीएससी जो है वो खूब सारे क्वेश्चंस पूछता है। आरपीएससी में ट्रेंड कम है, हो सकता है पूछ ले, बाकी ट्रेंड कम ही है, लेकिन यूपीएससी में ट्रेंड ज़्यादा है कि भाई इस सूचकांक को कौन जारी करता है, ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि इसको जारी किसने किया है या भारत का स्थान इसमें कौन सा है। तो देखिए इसके अंदर जो है भारत को तीसरा स्थान दिया गया है और सूचकांक में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है अमेरिका। तो देखिए इसके अंदर जो है क्या कहा गया है कि भारत के सौर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की संभावना है। यहाँ वर्ष 2040 तक से पूर्व ही सौर फोटोवोल्टिक यानी पीवी से उत्पादन कोयले से अधिक होने का अनुमान है। भारत में स्थापित सौर क्षमता यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता जो है वो 12% से बढ़कर 39 गीगावाट जो है वो हो गई है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर, क्योंकि एक तो देखिए जो क्या कहते हैं उसको, सन की स्लैंटिंग रेज जो है ज़्यादा आती है, तो इसलिए गुजरात है या आपका राजस्थान है, इस तरीके के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसकी अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए न्यूज़ है वो है पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को जो है वो मंजूरी दी है। विधान परिषद एक तो होती है देखिए विधानसभा, और एक होती है हमारी विधान परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, काउंसिल कहते हैं। तो उसके गठन को जो है इन्होंने मंजूरी दी है। इसकी जो मंजूरी होती है वो सबसे पहले आपके जो भी संबंधित राज्य होता है उसकी विधानसभा में इसका बिल पारित करना होता है, फिर ये जो है राज्यपाल को भेजा जाता है। उनकी मंजूरी के बाद जो है आवश्यक मंजूरी के लिए इसे राज्य विधानसभा के पास भेजा जाएगा, और राज्य में विधानसभा परिषद की स्थापना का यह कदम तृणमूल कांग्रेस के चुनावी वादों में से एक था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पश्चिम बंगाल विधान परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि पहले भी यहाँ पर स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसको बाद में समाप्त कर दिया गया था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विधान परिषद के गठन की नींव रखी गई थी। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी नींव कहाँ से पड़ी थी, तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसके द्वारा जो है विधान परिषद के गठन की नींव रखी गई थी। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत राज्यों में 2 सदनों वाली विधानमंडल को मंजूरी मिली थी। 1937 में देश में पहली बार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन हुआ था, और वह राज्य कौन सा था, वो बंगाल ही था। वर्तमान में देखिए कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद है। आरपीएससी का अगर कोई अदर एग्जाम होगा वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि किन किन राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद बनी हुई है, यानी कि द्विसदनीय कौन कौन से राज्य हैं। तो उसके लिए एक जो है एक वो था, क्या कहते हैं, निमोनिक्स था, जेटी कुंबा, हाँ ये था कि
जेटी था, केटी था, जेटी था, तो उसमें जम्मू कश्मीर तो हट ही गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो तेलंगाना है, फिर जो है के से आपका कर्नाटक है, यू से उत्तर प्रदेश है, एम से जो महाराष्ट्र है, बी से बिहार है और ए से आंध्र प्रदेश है। तो ये जो है ये पहले हुआ करता था जेटी कुंभा, और अब जो है इसको जे हटा दीजिए और टी से हम याद रख सकते हैं, टी कुंभा करके जो है ये एक निमोनिक्स है जिससे हम याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है द्विसदनीय राज्य व्यवस्था है। फिर देखते हैं ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की जो है वो मुख्यमंत्री बनी है। इनकी पार्टी का नाम है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, और इसकी नेता ममता बनर्जी हैं और उन्होंने तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री का पद जो है वो ग्रहण किया है। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, और उसके बाद में जो है कितने मतों से आ रहा है ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीट है टोटल वो 294 सीट्स है विधानसभा की, ये हमें पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए कि 294 के लगभग यहाँ पर जो है वो सीट्स हैं। उसके अलावा देखिए असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो अगर असम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 60 सीटें मिली है, कांग्रेस को 29 और अदर पार्टीज़ की तो आप देख रहे हैं, और कुल सीटें यहाँ पर थी 126, ठीक है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको जो है असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ दिलाई गई है। फिर केरल की अगर बात करें तो केरल के अंदर कुल 140 सीटें हैं और वहाँ पर जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसने कुल 99 सीटें जीत करके जो है एक बहुमत के साथ में जो है सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत उन्होंने हासिल किया है। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तो जो है उसको कम सीटें मिली हैं, तो वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है, कहने का मतलब ये है। और वहाँ जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वो शपथ दिलाई है। हम लोग जब केरला गए थे, मैंने आपको कई फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे कम्युनिटी पोस्ट पे, तो केरला के अंदर जो लेफ़्ट की जो सरकार है तो वहाँ कई चीज़ों में जो है कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है ना वो देखने को मिलती है। जैसे कि वहाँ पर कोकोनट के जो प्राइसेस हैं, अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में कोकोनट का प्राइस 40 है, वहाँ पर भी वो प्राइस 40 है, जबकि वहाँ पर पैदावार बहुत अच्छी है। बनाना का प्राइस जो यहाँ है वही प्राइस वहाँ पर है, टी का प्राइस जो आपको यहाँ मिलेगा वही आपको केरला के अंदर मिलेगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि जो है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको जो है लॉस जो है वो ना देखना पड़े। तो केरला एक काफ़ी, अगर आप जाएंगे कभी तो मैं कहूँगी कि आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको कहीं घूमना हो तो सबसे पहले आप केरला जाइएगा। काफ़ी मतलब सिविलाइज्ड, अगर आपको देखना हो कि पढ़ाई लिखाई का क्या फ़र्क पड़ता है लोगों के ऊपर, तो वो वहाँ देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ का अगर एक छोटा इंसान भी है तो वो भी जानता है कि उसका काम क्या है, उसको कैसे इस कार्य को करना है। मतलब वो स्किल्ड हैं लोग, पढ़ाई से स्किल अपने आप आती है इंसान में, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। फिर आप देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो है जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है 234 जो है यहाँ पर सीट्स थी, और इसके अंदर जो है डीएमके जो पार्टी है उसने जो है वो जीत हासिल की है। तो डीएमके पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने हैं जो MK स्टालिन है, उनको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ दिलवाई गई है। राज्यपाल है वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे पुडुचेरी, जो वहाँ पर चुनाव हुआ है, पुडुचेरी के अंदर जो चुनाव हुआ है वहाँ पर जो है ये जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और भाजपा गठबंधन ने जो है वो जीत हासिल की है। और इसके जो नेता हैं एन रंगास्वामी जो हैं, उनको पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उपराज्यपाल वहाँ जो हैं, उपराज्यपाल यहाँ पे क्यों लिखा गया है क्योंकि पुडुचेरी जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी में आता है और वहाँ पर जो है उपराज्यपाल नामक पद होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी ये दो ही है जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, बाकी जगहों पर नहीं होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भारत सरकार करेगी 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना। तो अब ये जो न्यूज़ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज जो है वीडियो क्योंकि 33 मिनट्स का हो चुका है, 30 मिनट से ज़्यादा का अपन वीडियो बनाएंगे नहीं क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे ज़्यादा पढ़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। आप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।